Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, sound, and our first topic of discussion is also sound. So I am going to explain what is sound and how it is produced and how it propagate from one point to another point. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साउंड है क्या और इसको कैसे पैदा किया जाता है और ये एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल कैसे होती है। तो साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड? तो जो सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज साउंड। जहां तक साउंड की बात है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की किस्म है, लाइक हीट एनर्जी, लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे दूसरी अकसाम हैं एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लेकिन ये बात जहन में रख लें कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी दैट इट मे कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि ये चेंज हो सकती है एक किस्म से दूसरी किस्म में। तो अगर साउंड एनर्जी है तो इसे चेंज होना चाहिए एक किस्म से दूसरी किस्म में। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर आगे मैं चलता हूँ। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी sound is a form of energy and it is the intrinsic property, and we know very well energy may convert from one form to another form. We know that energy converts from one form to another form to another. तो अल्टीमेटली साउंड को भी फिर कन्वर्ट होना चाहिए। सो साउंड may also convert from one form to another form। तो ये भी अपनी फॉर्म चेंज करे फिर जी। सो साउंड में आल्सो कन्वर्ट इट्स फॉर्म, अपनी साउंड से ये, अगर ये एनर्जी है तो ये किसी और फॉर्म में तब्दील हो। इसके लिए मैं आपको, अक्सर आपने देखा होगा, इट इज आवर डेली ऑब्जर्वेशन, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं ये, कि व्हेन वी होल्ड अ माइक इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ, जी जब आप माइक को अपने मुंह के सामने होल्ड करते हैं तो माइक का क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ माइक? माइक कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन पासेस थ्रू द वायर एंड देन रीचेस टू लाउड स्पीकर। तो वायर में से आपकी साउंड नहीं गुजर कर जा रही होती, हालांकि लाउड स्पीकर आप अच्छा खासा अगर दूर रख दें
तो ये साउंड उसमें से वायर में से गुजर कर नहीं जा रही होती, बल्कि वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुजर कर जा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे प्रोड्यूस हुए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी साउंड ने कन्वर्ट किए हैं। तो आपकी साउंड को कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि व्हेन वी hold a microphone in front of our mouth, what happens? क्या होता है जब आप होल्ड कर लेते हैं माइक्रोफोन को अपने मुंह के सामने? इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इट कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी into electrical signals. तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहा होता है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी passes through the wire and reaches the loudspeaker. Then these electrical signals या voltage signals reach the loudspeaker तो लाउड स्पीकर पर पहुंच गए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब लाउड स्पीकर का क्या काम है? लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स बैक दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड एनर्जी। तो ये दोबारा साउंड एनर्जी में तब्दील कर देता है। द लाउड स्पीकर converts electrical signals इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में तब्दील कर देगा? बैक इनटू साउंड। साउंड इन जी बैक इनटू साउंड, वापस साउंड में तब्दील कर रहा है। These electrical signals back into sound energy. तो जो मैं बात कर रहा था कि एनर्जी की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये उसकी खसूसियत है कि वो अपनी किस्म चेंज करती है। तो अगर आपने साउंड को डिक्लेयर कर ही दिया था एनर्जी, तो इसे अपनी किस्म चेंज करनी चाहिए थी, और उसने की। मैंने आपको कहा कि जब आपने अपने मुंह के सामने माइक्रोफोन को रखा तो आपकी आवाज ने माइक्रोफोन के जो डायफ्राम है जी उसको क्या किया? उसको टू एंड फ्रो मूव करा के उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाद में लाउड स्पीकर के डायफ्राम ने क्या किया? उसने उसको जाकर वापस साउंड में तब्दील कर दिया। तो एक चीज के कंक्लूजन पर तो आप पहुंच गए कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां से मैंने कुछ कंक्लूड किया
जी कंक्लूजन क्या निकाला आपने? कंक्लूजन हमारा ये है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक किस्म है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम आगे चलते हैं कि साउंड को पैदा कैसे किया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जैसे आपने साउंड को साउंड वेव्स भी कहा जाता है। मैंने वेव्स के चैप्टर में आपको बताया था कि वेव्स कैसे पैदा की जाती हैं। वेव्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टरबेंस, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑफ डिस्टरबेंस, शिफ्ट ऑफ एनर्जी। जो आप एनर्जी मुंतकिल करते हैं किसी मीडियम में, तो मीडियम के पास कोई अपनी एनर्जी तो होती नहीं है कि मीडियम के पास खुद एनर्जी है और उसने उसको आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। नहीं, मीडियम तो सिर्फ हेल्पफुल है आपको, कि वो आपकी मदद करता है एनर्जी को ट्रांसफर करने में। तो साउंड, जब मैं जिस तरीके से मैंने दूसरी वेव्स पैदा की थी, तो साउंड वेव्स को पैदा करने के लिए, तो जैसे आपने देखा था कि रस्सी को मैंने अपने हाथ में विगल किया था, अप एंड डाउन उसको मूव किया था, तो मैंने डिस्टरबेंस शिफ्ट की थी। और जब पानी में मैंने वेव्स पैदा की थी, सर्कुलर वेव्स या मैंने प्लेन वेव्स पैदा की थी, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने वहां पर डिस्टरबेंस शिफ्ट किया था, मैंने उसको वाइब्रेट किया था, यानी कि आपका जो वाइब्रेटर था वो अप एंड डाउन मूव कर रहा था, तो वाइब्रेशन की मदद से वेव्स पैदा हुई थी। तो जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ वेव्स, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नो वाइब्रेशन, नो साउंड एट ऑल। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी पैदा नहीं की जा सकती। तो अब मैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की एक नेसेसरी कंडीशन क्या है आप बताएं मुझे। ये कंडीशन है कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जी, तो मैं लिखता हूं कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं थोड़ा मिटा देता हूं। Sound can be produced with the help of vibrating body. No vibration, no sound at all. Sound can be produced, या साउंड वेव्स भी आप कह सकते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड with the help of vibrating body। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि while talking, when you hold your vocal cords gently, ये ना हो कि आप दबा दें, थोड़ा सा आहिस्ता से आप उसको थोड़ा टच करें, तो you will observe that when you talk your vocal cords are vibrating। वाइब्रेशन आपको बाकायदा महसूस हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ जब आवाज पैदा हो रही है मेरी, तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं।
इसी तरीके से व्हेन यू टच अ स्पून अगेंस्ट अ मेटेलिक यूटेंसिल, एक आप किसी मेटल का बर्तन ले लें, उसको एक मेटेलिक स्पून के साथ टच करें तो आपको एक आवाज तो आएगी, आप सुनेंगे इजीली। एंड व्हेन यू टच द मेटेलिक यूटेंसिल जेंटली यू विल ऑब्जर्व वाइब्रेशन इन दैट यूटेंसिल। आपको वाज़े तौर पर कभी आप देखें तो महसूस होंगी। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें हैं। और इसी तरीके से जो स्कूल लैब्स हैं उनमें हम आमतौर पर एक ट्यूनिंग फोर्क को यूज करते हैं। तो चूंकि मैं बात करूंगा स्कूल लेबोरेटरी के हवाले से या स्कूल लैब्स के हवाले से, तो इन स्कूल लैब्स वी यूज ट्यूनिंग फोर्क। इन स्कूल लैब्स जी, in school lab we use a tuning fork। मैंने अपने एक पहले लेक्चर में आपको बताया था ट्यूनिंग फोर्क के मुतालिक। a tuning fork to produce sound waves। साउंड वेव्स पैदा करने के लिए आप ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। मैंने बताया था कि ट्यूनिंग फोर्क के दो प्रॉन्ग्स होते हैं इस तरीके से। ऊपर वाला पोर्शन इसका यू शेप का होता है ऐसे, और एक स्टेम होता है यहां पर जो पकड़ने के लिए है। हम हाथ में इसको और यहां से पकड़कर इसको किसी रबर पैड या रबर हैमर के अगेंस्ट हम इसको स्ट्राइक करते हैं और अपने कानों के करीब लाते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है जी। तो इन स्कूल लैब वी यूज अ ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो व्हेन वी, अब बाकायदा उसका प्रोसीजर मैं लिख रहा हूं कि किस तरीके से आप ट्यूनिंग फोर्क को यूज करते हैं जी। तो व्हेन वी हिट when we strike a tuning fork against a rubber hammer or pad, आपकी बुक में हैमर लिखा हुआ है। रबर हैमर यानी कि चाहे आप इसको उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करें या रबर हैमर इसके किसी एक प्रॉन्ग पर आप स्ट्राइक कर दें। अगेंस्ट अ रबर हैमर जी, इट विल जी and bring it and then bring it, आप इसको ले आए अपने कानों के करीब, यानी कि ताकि आप आवाज सुने जी। क्या करना है आपने, हैमर एंड देन ब्रिंग इट क्लोज टू योर ईयर्स, एक कान के करीब, क्लोज टू योर ईयर, अपने कान के करीब इसको लाएं तो यू विल इजीली लिसन अ पर्टिकुलर साउंड। यकीनी बात है उसकी एक मखसूस आवाज होगी, ये तो नहीं कि इंसानों की आवाज और उसकी आवाज मिलती है, तो डिफरेंट आवाज होगी हमसे। तो वी विल लिसन अ पर्टिकुलर साउंड
अ पर्टिकुलर साउंड, आपने आवाज तो सुन ली, अब ये देखना कि आवाज अगर ये दे रहा है तो क्या ये वाइब्रेट भी कर रहा है, ये भी तो आपने देखना है, क्योंकि आपने शुरू में खुद ही कहा कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर ये साउंडिंग कर रहा है तो वाइब्रेट फिर करना चाहिए इसे, तो उसको चेक करते हैं कि ये वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ वी ब्रिंग दिस sounding tuning fork G near to a hanging टेबल टेनिस बॉल। एक टेबल टेनिस बॉल को धागे की मदद से आप लटका दें, उसके साथ इसको टच करें जी। देन दिस साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क अब यही साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क आपने उस टेबल टेनिस बॉल के अगेंस्ट आपने टच करना है। देन दिस साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क जी is brought near a hanging table tennis ball। जो ही अब ये वो जो ही करीब लाएंगे तो वाइब्रेशन तो इसमें है, जो ही थोड़ा सा ये टच हुआ टेबल टेनिस बॉल के अगेंस्ट, उसने जर्क के साथ वो आगे की तरफ चली गई। तो यानी कि इसका मतलब है ये वाइब्रेशन कर रहा है, इसलिए वो यहीं से फ्लाई ऑफ हो गई, फ्लाई अवे हो गई, यानी कि उसको एक झटका महसूस हुआ। द बॉल will fly away with jerk, एक झटके के साथ वहां से आगे की तरफ फ्लाई करेगी, उड़ेगी, ये वहीं से निकलेगी वो बॉल, क्योंकि उसको इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ने हिट किया है और वाइब्रेशन की वजह से उसको एक झटका लगा है। द बॉल विल जी फ्लाई अवे मैं लिखना भूल गया हूं, फ्लाई अवे विद जर्क एज सोन एज द ट्यूनिंग फोर्क क्या टचेस, जो ही वो उसको टच करता है तो वो क्या है, वो झटके के साथ बाहर निकलती है। As soon as the tuning fork touches to it, जो ही वो बॉल को टच करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आवाज तो आप इसकी सुन ही रहे थे, अब इसकी वाइब्रेशन भी हमें पता चल गई कि ये वाइब्रेट भी कर रहा था। और अगर इसी ट्यूनिंग फोर्क को जो आवाज दे रहा था एक ग्लास में आप ले जाएं जिसमें पानी हो, तो व्हेन यू डिप दिस वाइब्रेटिंग दिस साउंडिंग ट्यूनिंग फोर्क इनटू अ ग्लास, जब आप इसको डिप करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व अ स्प्लैश, आप एक बिल्कुल आपको पानी का स्प्लैश, छींटे उठेंगे, पानी के छींटे उठेंगे। तो ये स्प्लैश किस वजह से आया, इसलिए आया कि पानी में स्प्लैश क्यों आया, इसलिए कि ये वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेटिंग चीज स्प्लैश कर सकती है। अगर वो स्टेशनरी होता, बिल्कुल साकेत होता, पानी में आप टपोते तो पानी तो उसी तरीके हालत में रहना था, उसमें किसी किस्म के छींटे वगैरह नहीं उभरने थे। तो आप चाहें तो आप इसे
बाल के साथ टच कर लें, अदरवाइज आप इसको जी कान से लाने के बाद सीधा पानी के गिलास में डिप करें और स्प्लैश ऑब्जर्व करें। तो आपने एक चीज यहां से भी कंक्लूड कर ली, वो क्या कि जो चीज आप साउंड देती है वो वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन इज अकम्पनीड बाय साउंड इज अकम्पनीड बाय वाइब्रेशन, के साउंड मरहून मिन्नत है वाइब्रेशन की। नो वाइब्रेशन नो साउंड। जी तो यहां पर जी कंक्लूजन आप यहां भी लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है जी sound can be produced with the help of vibration. A vibrating body produces sound. A vibrating body produces sound. साउंड पैदा करती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। अब थोड़ा सा मैं मजीद आगे चला जाता हूं कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। मैंने आपसे पहले कहा कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो मीडियम बेस्ड वेव्स होती हैं। मीडियम एंड साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो अल्टीमेटली साउंड वेव्स नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मेरी आवाज आप तक कैसे आ रही है? अल्टीमेटली इन बिटवीन आप लिसनर है, मैं अगर स्पीकर हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे और आपके दरमियान में जी एयर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एयर मौजूद है। एयर इज अ मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये जब मैं बोलता हूं तो वाइब्रेशन आवाज में, जो वाइब्रेशन आवाज में जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन पैदा होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एयर पार्टिकल्स को। एयर पार्टिकल वाइब्रेट जब होते हैं तो फिर वो आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, और आपका जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो आपको आवाज की सेंसेशन होती है। जी तो अब मैं आगे की तरफ थोड़ा बढ़ता हूं। जी अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तीसरी चीज मैं पढ़ने जा रहा हूं, व्हाट इज साउंड मैंने बताया, और फिर मैंने कहा कि वाइब्रेशन जी इज नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड, और तीसरी चीज है कि मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जी मीडियम इज रिक्वायर्ड for the propagation of sound। साउंड की प्रोपेगेशन के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? मीडियम की। तो मैं लिखता हूं मीडियम इज नेसेसरी। मीडियम क्या चीज है? मीडियम में सॉलिड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और गैस भी हो सकती है। इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करना। जी मीडियम नेसेसरी है। इसके लिए यकीनी बात है आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक एक्टिविटी क्या करते हैं? एक्टिविटी लिख लेते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लें आप।
क्या करें, आप एक ग्लास जार में एक इलेक्ट्रिक बेल को हैंग कर दें और उसकी 2 तारें बाहर निकाल लें, तो मैं वही उसी को लिख देता हूं जी। हैंग कर लें या सस्पेंड कर लें, एन इलेक्ट्रिक बेल in a glass jar with the help of 2 wires with the help of 2 wires, और इन 2 वायर्स को आप कनेक्ट कर दें किसके साथ, पावर सप्लाई के साथ, कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मीन बैटरी, सेल दे दें कोई, पावर सप्लाई, आप उसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें ताकि बाद में हम क्या करें, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे सकें, जिनकी मदद से वो बेल जो है, उसका हैमर जो है वो बेल की, मेटेलिक बेल के ऊपर लगना शुरू हो जाए जी। व्हेन वी स्विच ऑन द पावर सप्लाई, व्हेन वी स्विच ऑन दी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को आप स्विच ऑन करते हैं, व्हाट हैपेंस, यू विल लिसन द रिंगिंग बेल, आपको द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, जो उसकी साउंड है बेल की, उसकी रिंग करने की, वो साउंड आपको सुनाई देगी जी। तो when we switch on the power supply, we can easily listen the sound of the bell, यानी कि वो सेल्स जो बेल की साउंड है उसे रिंगिंग कहते हैं अमूमन, तो साउंड कह दें या रिंगिंग और बेल कह दें जी। अब क्या करें, अब यूं करें कि एक छोटा सा सुराख निकाल दें उस ग्लास जार में, जो कि पहले एयर टाइट था, पहले उसमें से कोई अंदर से बाहर से हवा नहीं आ रही थी, यानी कि आप अगर उसके आपने तारें निकाली थी तो वहां पर भी कार्क में से तारें निकाले थी, और अगर कोई सुराख रह भी गया था तो उसको आप किससे, वैक्स से बंद कर दें। पहले आपके पास जो बेल थी वो ग्लास जार के अंदर थी और ग्लास जार में कोई सुराख नहीं था, ये ना कहें वो सुराख से आवाज आ रही थी, नहीं। अब क्या है, अब आपने नाउ ड्रिल अ होल, अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल आप उस जी बेल जार में सुराख करें। नाउ ड्रिल अ स्मॉल होल now drill a small hole in a glass jar and start to remove air, जो उसके अंदर एयर मौजूद है उसको आप निकालना शुरू करें with the help of vacuum pump, and start removing air with the help of vacuum pump,
तो वैक्यूम पंप की मदद से आपने हवा निकालना शुरू कर दी। जूं जूं ग्लास जार में से एयर एक्सट्रैक्ट हो रही है, निकलती जा रही है, जो घंटी की आवाज़ है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, और एक स्टेज वो भी आएगी कि घंटी की आवाज़ आपको आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वैक्यूम डेवलप हो गया है, मीडियम नहीं पाया जाता। जी, जहाँ जो साउंडिंग बॉडी है, अगर उसके गिर्द मीडियम नहीं है किसी किस्म का, तो आप तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती। अब अगर मैं बोलूं मेरे इर्द गिर्द जो हवा है ये सारी ख़त्म कर दी जाए, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, हत्ता कि आप मुझे बोलता हुआ देख सकेंगे। जी, दी होल जी एयर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व the sound of bell क्या होगी? जी, क्या होती जा रही है? becomes feeble। अब आवाज कमजोर होती जा रही है, मध्यम होती जा रही है। the sound of bell becomes feeble, कमजोर हो जाना, मध्यम हो जाना। क्यों? क्योंकि मीडियम अंदर बिल्कुल। एंड अ स्टेज विल कम, एंड अ स्टेज विल कम, एक स्टेज वो भी आएगी when no sound is heard, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जी, नो साउंड इज हर्ड, ऑल्दो, हत्ता कि आपको महसूस हो रहा है कि जो बेल है वो, उसको चूंकि बिजली, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले हुए हैं, वो मुतवातिर उसका हैमर उसके ऊपर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद साउंड नहीं आ रही। जी, नो साउंड इज हर्ड ऑल्दो द हैमर is striking the bell, G, continuously। मुतवातिर उसको स्ट्राइक कर रहा है, दिखाई दे रहा है। बेल जार, यकीनी बात है, ग्लास जार के अंदर है, और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट किस्म का ग्लास था, वो दिखाई दे रही है कि वो लग रहा है हैमर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। तो इससे ये पता चला कि साउंड के लिए मीडियम, पहले जब तक हवा मौजूद थी आपको आवाज आ रही थी, और अब हवा निकाल दी गई है ग्लास जार के अंदर से, आपको साउंड आना बंद हो गया है। और अब अगर वैक्यूम पंप निकाल दें और उस सुराख में से हवा भर लें और फिर उस सुराख को वैक से बंद कर दें, फिर से घंटी को एक दफ़ा चलाएं, ऑन करें स्विच को, आपको फिर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो एक कंक्लूड यहाँ से भी कर दें कि मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो यहां पर भी आप कंक्लूड करें, कंक्लूजन, मीडियम इज नेसेसरी medium is necessary for the propagation of sound, for the propagation of sound, for the propagation of sound।
साउंड की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रेवल करानी है, मेरी आवाज आप तक पहुंचे, तो एयर मौजूद हो या कोई लिक्विड मौजूद हो या कोई सॉलिड मौजूद हो। ये नहीं कि सिर्फ गैस की जरूरत है, एयर की जरूरत है, बल्कि जी ज्यादा तेजी से गुजरती है साउंड किससे? सॉलिड में से, यानी कि गैस के मुकाबले में ज्यादा तेजी के साथ गुजरती है। अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के टॉपिक को यहीं मैं ख़त्म करता हूं। तो अगले इंशाल्लाह टॉपिक के साथ फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। तब तक खुदा हाफिज़।